KP classes dedicated to excellence. Hello everyone, welcome to KP classes. This is Mia Mentor and welcome back to our score booster series. So as you know, हमने आंसर राइटिंग डिस्कस कर लिया है सेपरेटली फॉर 2 मार्कर एंड 4 मार्कर. इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट परफेक्ट आंसर स्पेशली फॉर योर 6 मार्क क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ कहाँ होती है, 6 मार्कर क्वेश्चंस लिखने में हो जाती है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करें मेजर टिप्स. 6 मार्कर लिखने के लिए आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, माइंड यू ये जो टिप्स होंगी डिफरेंट है 2 मार्कर और 4 मार्कर से. 6 मार्कर की बात करें, सबसे पहले अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. क्या याद रखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड. क्वेश्चन की डिमांड क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन पूछ रहा है, डिस्क्राइब पूछ रहा है, एलैबोरेट पूछ रहा है, इलिस्ट्रेट पूछ रहा है. तो डिमांड पे आपको फोकस करना है. चेक द डायरेक्टिव वर्ड्स. ठीक है, डिमांड के बाद सेकंड मोस्ट पॉइंट इज आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स लिखने हैं विथ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ आपको 6 सेपरेट पॉइंट्स लिखना बहुत जरूरी है. हेडिंग्स डालना बहुत मैंडेटरी हो जाता है. हर पॉइंट की एक सेपरेट हेडिंग हो जानी चाहिए. ठीक है, राइट, यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स, नो पैराग्राफ्स. बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते पैराग्राफ्स में लिखना. बिल्कुल पैराग्राफ अवॉइड ही करिए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. ठीक है, हेडिंग्स यूज करना है, पैराग्राफ्स आपको बिल्कुल मेंशन नहीं करने हैं. और हर पॉइंट आपको कम से कम 2 to 3 लाइंस में लिखना है. 2 to 3 लाइंस फॉर एवरी पॉइंट. ये नहीं कि हेडिंग डाल दी छोड़ दिया, नहीं. हेडिंग्स के साथ साथ आपको 2 to 3 लाइन में एक्सप्लेन करना है एवरी पॉइंट. ठीक है, तो पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिखना है. हेडिंग के डालने के बाद आपको हर पॉइंट को 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है. हियर यू कैन मेक फ्लो चार्ट्स, बिल्कुल फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स आराम से बनाइए. ठीक है, बिल्कुल बनाइए, आपके पास टाइम ही टाइम है इनके साथ लिखने के लिए. एंड टाइम लिमिट की बात करें, 8 to 9 मिनट्स आपका टाइम लिमिट होना चाहिए. एवरी 6 मार्कर 8 या 9 मिनट्स तक आप आराम से ये लिख सकते हैं. तो सबसे पहले आपको इस बातों का ध्यान रखना है. ठीक है, देन आईबी से आपको फॉलो करना है इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. 6 मार्कर्स के लिए ये लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये आपका 2 to 3 लाइंस में आ जाना चाहिए. ठीक है, अगर फैक्टर्स पूछ रहे हैं, फीचर्स पूछ रहे हैं, तो 2-3 लाइन में आप इसको लिखकर क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं. इसके बाद बॉडी में यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाना है या फिर डायग्राम बनाना है. देन यू हैव टू राइट 1, 2, 3 इनके हेडिंग्स एंड उनके एक्सप्लेनेशन. एंड देन अगेन कंक्लूजन क्या है, 2-3 लाइन की समरी. ये सारी आपकी मेन बातें हैं. ये सारी बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है. एंड अवॉइड यूजिंग पर्सनल ओपिनियंस. इधर आप अपने व्यूज डालना प्लीज दूर रखिए. अपने व्यूज नहीं पूछ रहे हैं, जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी. अब 6 मार्क्स में बच्चे क्या करते हैं, कहानियां लिख के आ जाते हैं, लेकिन उन कहानियों में अपने व्यूज आ जाते हैं. दैट इन माई ओपिनियन आई फील दिस, गवर्नमेंट शुड डू दिस, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस और दैट. ठीक है, ये पर्सनल ओपिनियंस प्लीज अपने तक ही रखिए, एग्जामिनर को बताने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे हाउ टू राइट 6 मार्कर. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द कल्ट फेवरेट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 6 consequences of disintegration of USSR और सोवियत यूनियन. कल्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये बोर्ड्स का. एवरी सेकेंड ईयर ये 4 या 6 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, हमने इसको 4 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से भी देखा था, आज हम इसको 6 मार्कर के पर्सपेक्टिव से लिखने वाले हैं. फाइन, ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन यही होता है. ठीक है, इंट्रोडक्शन 2-3 लाइनों में लिखना है. The following are the consequences of disintegration of USSR or Soviet Union, and the consequences of disintegration of USSR are,
एज फॉलोज। ठीक है, अब आ जाता है आपका पॉइंट्स। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, जब आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ इम्पैक्ट बताना है, इफेक्ट्स बताने हैं, व्हाट यू कैन डू, 2 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन इसी क्वेश्चन से निकाल के आप लिख सकते हैं। देन व्हाट यू कैन डू, मेक फ्लो चार्ट। इधर सारे आपने रीजंस लिख दिए। ठीक है, उनकी हेडिंग्स लिख दी। ठीक है, नाउ राइट डाउन द पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, अंडरलाइन करिए, डोंट फॉरगेट टू पुट अ कोलन एंड देन राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन। ये आपका 2-3 लाइनों में होना चाहिए। जब भी आप आंसर लिखें, पॉइंट नंबर 1 हेडिंग डालें, उसको अंडरलाइन करें एंड देन नेक्स्ट लाइन से उसकी कहानी लिखना शुरू करें, और उसमें भी कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी आंसर राइटिंग क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और भूलें ना। ठीक है, तो क्या होता है, कोल्ड वॉर आपकी कन्फ्रंटेशंस खत्म हो जाती हैं, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो टसल था वो अब खत्म हो जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के साथ। अब जैसे ये खत्म होता है, हमें क्या मिलता है, राइज ऑफ यूएस हेजेमनी। यूएसए की हेजेमनी शुरू हो जाती है, यूएसए स्टार्टेड डोमिनेटिंग ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, जहां यूएसए राइज कर रहा था, वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, we saw the emergence of new states, we saw the emergence of new states। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट्स जो यूएसएसआर का पार्ट थी, 15 रिपब्लिक्स पार्ट थी, वो दे ब्रोक एंड दे फॉर्म न्यू रिपब्लिक्स लाइक यूक्रेन। तो एग्जांपल्स लिखिए, यूक्रेन हो गया, ठीक है, उसका सक्सेसर क्या हो गया, रशिया हो गया, यूएसएसआर का सक्सेसर रशिया हो गया, एटसेट्रा। तो इस पॉइंट पे एग्जांपल्स की जरूरत है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट द एग्जांपल्स। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिज्म, डिक्लाइन ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म हो जाता है, एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लिख सकते हैं, क्योंकि अब सारी कंट्रीज को क्या करना था, कैपिटलिज्म फॉलो करना था। ठीक है, 5th पॉइंट आ जाता है आपका, राइज ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट्स, राइज ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। यूएसएसआर में ही रीजनल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे रशिया में 2 एरियाज, वहां पे क्या हो गया, वॉर हो रहा था। तजाकिस्तान में 10 इयर्स के अर्लियर सिविल वॉर हो रहा था। तो ये सब आप एग्जाम्पल्स में लिख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट will be change in power relations or economic and political stability, economic and political instability, value of रूबल गिर गई, ठीक है, लार्जेस्ट गराज सेल, ओके, ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। एंड कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में ये लिखेंगे that these were the consequences of सोवियत यूनियन, ठीक है, एंड इसका इम्पैक्ट ये पड़ा था। तो ये दिस इज द फेवरेट 6 मार्कर क्वेश्चन ऑफ बोर्ड्स, और इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लेंगे या इसके डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस पूछ लेंगे। सो आई होप इट इज क्लियर। फाइन, लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, इससे एक क्वेश्चन बनता है 6 मार्कर, यूरोपियन यूनियन एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जस्टिफाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया है एंड आपको उसको जस्टिफाई करना है, मतलब क्या वो एक सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यस और नो। ठीक है, अब अगेन इसके आंसर की बात करें, इंट्रोडक्शन लिखना है दैट यूरोपियन यूनियन हैज अ वेरी यूनिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड it was formed to promote economic cooperation and political cooperation. Fine, so it can be known as a supranational organization due to the following reasons. ऐसे करके आप इसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या सिंपल लाइन में भी लिख सकते हैं
ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस इट इज नोन एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कौन कौन से रीजंस है, अगेन इसमें भी फ्लो चार्ट बनेगा। पॉलिटिकल हो गया, डिप्लोमेटिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया या मिलिट्री हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है रीजंस हैं। इसमें आप बनाइए फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्या है इसका, इंडिपेंडेंट। पॉलिटिकल की बात करें, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ठीक है, अब इसमें पॉलिटिकल आप लिख सकते हैं, उसमें भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर है, उसका खुद का पार्लियामेंट है। ठीक है, देन कम्स इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आ गया ट्रेड पॉलिसीज, कॉमन ट्रेड पॉलिसीज, कॉमन मार्केट। पॉलिटिकल में क्या आ गया आपका, खुद का पार्लियामेंट है, डिसीजन मेकिंग पावर है एज अ होल, जितनी भी कंट्रीज मेंबर है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेती हैं। देन कॉमन पॉलिसीज ट्रेड के रिगार्डिंग, तो सिंगल मार्केट हो गया, कॉमन मार्केट हो गया, सिंगल करेंसी हो गया। देन कम्स डिप्लोमेटिक, इसकी आर्मी इज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर द यूएस। फाइन, ये आप डिप्लोमेटिक में लिख सकते हैं। देन कम्स इसका लीगैलिटी में भी लिख सकते हैं। फोर्थ इज लीगल, सिंगल लॉ। फाइन, सिंगल लॉ। डिप्लोमेटिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया। ठीक है, एंड देन इंटरनेशनल रोल, इसका कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है इन ट्रेड नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक मैटर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जब आप इसके भी सब हेडिंग्स लिखेंगे तो 4 पॉइंट्स के भी अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, सो कलेक्टिवली ये 6 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है। एंड फाइनली इसमें क्या लिखेंगे, यूरोपियन यूनियन फंक्शंस एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन because of the following reasons and still is relevant respecting the sovereignty of its each member, still relevant respecting the sovereignty of its each member, and it represents a new regional integration in the contemporary world politics. So ये इसका क्या हो गया, conclusion हो जाता है। Fine. फिर next most common question आ जाता है, explain traditional notion of security. Explain traditional notion of security. ठीक है, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी वाले चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है और ये 6 मार्कर में ही पूछा जाता है। ठीक है, 6 मार्कर में कैसे पूछा जाएगा, तो आप इसमें इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल का मतलब ओल्ड होता है। ठीक है, मेनली फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। इसके 2 नोशन है, इंटरनल नोशन एंड एक्सटर्नल नोशन। एक हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, तो आप फ्लो चार्ट बनाइए। सबसे पहले लिखेंगे इंटरनल या एक्सटर्नल, तो फॉर एग्जांपल मैं इंटरनल लिख रही हूं। इंटरनल नोशन, कोलन लगाया, अंडरलाइन किया, फिर इसको ए बी सी करके इसके पॉइंट्स लिखने हैं। 3 पॉइंट्स इसके हो गए। देन सेकेंड आ जाता है आपका एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नोशन, अंडरलाइन दिस एंड देन ए बी सी करके। अगर आप ऑलरेडी 1 2 3 यहां पे कर रहे हैं तो इसको ए बी सी करिए, या फिर ये छोटा वाला इसको 1 2 3 मत करिएगा, या फिर एरो बना सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, बट रादर देन डूइंग एरो एंड स्टार एस्टेरिक मार्क यूज दिस। तो इंटरनल नोशन आपने लिखा, एक्सटर्नल नोशन लिखा। इंटरनल नोशन क्या बोलता है कि आपको खतरा क्या है विद इन द कंट्री। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पे रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और अंदर से ही खतरा है। एक्सटर्नल नोशन आपको यूजुअली नेबर से खतरा है। सो 3 पॉइंट्स इसके, 3 पॉइंट्स इसके, एंड देन कंक्लूड विद एन एप्रोप्रिएट समरी दैट ट्रेडिशनल जो अभी भी फोकस क्या करता है, सेफगार्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स एंड इंटरनल मिलिट्री थ्रेट्स। तो उसका एक ही पर्पस होता है, गो फॉर वॉर रादर देन नेगोशिएशंस। तो ये क्या बोलता है, ट्रेडिशनल नोशन इसी पे ही फोकस करता है कि आपको खतरा है, या तो अंदर से खतरा है या बाहर से खतरा है, एंड वो अल्टीमेटली किस पे लीड करता है, लीड्स टू वॉर। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल का, ये हो गया एक्सटर्नल का, एंड देन यू हैव टू राइट एन एप्रोप्रिएट कंक्लूजन। कंक्लूजन पे आप पॉइंट 1 लिखिए। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन में कोई आपको ना पॉइंट लिखना है ना कुछ लिखना है, आपको ऐसे ही लिखना है। एंड लीव लाइन आफ्टर ऑल योर, जैसे अगर आपने ये लिखा तो उसके बाद आपको लाइन छोड़नी है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है।
हर क्वेश्चन के बाद लाइन की स्पेस छोड़ दीजिए, 2 लाइन छोड़ दीजिए, अगर टाइम बचता है एंड में तो स्केल से लाइन ड्रॉ करिएगा अपने बेटर प्रेजेंटेशन के लिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ओके, देन नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम एनवायरमेंट चैप्टर व्हिच इज एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू। इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्कर में आ जाएगा कि आपको पूरा अर्थ समिट एक्सप्लेन करना है अलोंग विद कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका इंडिया का स्टैंड ऑन एनवायरमेंट इशूज, कि इंडिया ने क्या स्टैंड रखा है। फाइन, सो इंडिया का स्टैंड बैलेंस करता है आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके लिए ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया इंडिया स्टैंड। पहला, इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। जो फर्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मेंशन करना है, क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट कौन से ईयर में किया, ठीक है। तो ये दोनों लिखना बहुत जरूरी है। इट साइंड एंड रेटिफाइड 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, फाइन, तो ये लिखना बहुत जरूरी है। इन 2002 अगस्त 2002 में जैसे इंडिया ने करा वैसे चाइना ने करा। फिर इसकी इंडिया नेशनल ऑटो बायोफ्यूल पॉलिसी, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद इंडिया के कुछ लॉज हैं, एनवायरमेंटल लॉज। थर्ड इज एनवायरमेंटल लॉज, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो ये इंडिया ने स्टैंड लिया है ऑन व्हाट, ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ऑटो बायोफ्यूल पॉलिसी फॉर क्लीनर व्हीकल्स, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इन 2001, देन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट इन 2003, ठीक है। ये टारगेट एरियाज है। देन अप्रोच टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर करंट अफेयर्स से आपको मर्ज करना है, सो यू कैन राइट ISA वाला पॉइंट। देन common but differentiated responsibilities, common but differentiated responsibilities, this point you can also add. Then international cooperation and support, international cooperation and support, common but differentiated responsibility कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी चाहिए rather than डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके मेन पॉइंट्स आ जाते हैं। और आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। डोंट फॉरगेट द सीक्वेंस इन दिस क्वेश्चन, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगेन फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस बुक, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, consequences of globalization, most favorite question from this chapter। इस चैप्टर की वेटेज 6 मार्क्स की है, तो या तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, या ये 4 नंबर में आएगा, 2 नंबर में कुछ और डेफिनेशन आ गई। तो consequences of globalization, ठीक है। फॉलोइंग अदर consequences of globalization 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल, ठीक है। तो 3 है, हर में आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने हैं एंड यू आर सॉर्टेड। ओह सॉरी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस स्टेट रिलेटेड है, एक में स्टेट क्या है नेगेटिव है, एक में स्टेट क्या है पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टेट जो प्रीमिसी ऑफ द स्टेट है वो चली गई है एंड इट हैज बीन इरोडेड बाय व्हाट, MNCs। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है इसने आके स्टेट के प्राइमरी फंक्शन को हटा दिया। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है, पॉजिटिव सेट कहता है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो पॉलिटिकल में 2 कॉन्सिक्वेंस आते हैं, एक नेगेटिव आ जाता है, एक पॉजिटिव आ जाता है। इधर क्या कहते हैं, स्टेट का जो प्राइमरी फंक्शन है ना वेलफेयर करना, वो अभी भी है, वो कोई नहीं छीन सकता। लॉ एंड ऑर्डर का काम अभी भी स्टेट करती है, ठीक है। तो इसमें आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। देन इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस में आप क्या लिखेंगे, ट्रेड के बारे में लिख देंगे, ट्रेड एंड कमोडिटीज के बारे में लिख देंगे, ठीक है। पीपल के बारे में लिख देंगे, ट्रैवल, टूरिज्म, तो ये यूजुअली पॉजिटिव है। सोशल और कल्चरल में आपके 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन,
ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स के बारे में लिखना है। एक यूनिफॉर्म कल्चर, होमोजेनाइजेशन क्या है, राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर। हेटेरोजेनाइजेशन क्या है, इंटरमिक्सिंग। ठीक है, पूरा चैप्टर की जो समरी है ना वो इस आंसर में आ जाती है। पूरा चैप्टर को अगर हम समराइज करें तो ये पूरा चैप्टर देखो, स्टेट का फंक्शन हो गया, इकोनॉमिक, ट्रेड, टूरिज्म हो गया, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया, हेटेरोजेनाइजेशन हो गया। पूरा चैप्टर की समरी हम इस आंसर में लिख जाते हैं और कंक्लूजन में यही आ जाता है कि कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, बट ओवरऑल जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज अ बून टू आवर एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट इज अ बून टू आवर एग्जिस्टेंस। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। ठीक है, 4 मार्कर में यूजुअली इस चैप्टर में से रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन आ जाता है और इंडिया रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन आता है, वो 4 मार्कर में आता है, लेकिन 6 मार्कर में हमेशा यही क्वेश्चन आएगा। नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम द अदर बुक। सो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में से आता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, 1947 पार्टीशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि पार्टीशन के बाद सबसे इफेक्ट्स क्या थे, व्हाट वर द मेजर इफेक्ट्स। सो इसमें भी आप इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए दैट फॉलोइंग आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। एंड फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है आपका लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस, दोनों साइड्स पे कम्युनल वायलेंस था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, वुमेन वर रेप्ड, एट्रोसिटीज ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, कोई भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। सेकेंड आ जाता है आपका रिफ्यूजी क्राइसिस, रिफ्यूजी माइग्रेशन। डेटा मेंशन करिए कितने लोग यहां से वहां गए थे, वहां से यहां आए थे। ठीक है, देन 2 इंडिपेंडेंट नेशंस, डिविजन ऑफ असेट्स, 2 इंडिपेंडेंट नेशंस, 2 इंडिपेंडेंट नेशंस, ये आपका थर्ड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कश्मीर कन्फ्लिक्ट, ये भी कॉन्सिक्वेंस है मेजर, कश्मीर कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप पॉइंट्स बना के लिखिए और इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2-4 लाइंस लिखनी है और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के साथ लिखना है। फाइन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आ जाता है अकोमोडेशन पे, दैट रीजनल एस्पिरेशंस को हम अकोमोडेट कैसे कर सकते हैं। फाइन, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ हैज इंडिया अकोमोडेटेड रीजनल एस्पिरेशंस। ठीक है, तो 6 मार्कर के लिए भी आ सकता है ये और 4 मार्कर के लिए भी आ सकता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, 5 मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ 1990, ये भी 6 मार्कर के लिए आता है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ये 2 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, 6 में भी आ सकता है। 5 मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ 1990s। ठीक है, टर्निंग पॉइंट था, राइज ऑफ मंडल कमीशन होता है, सबसे पहले तो मंडल इशू आ जाता है, देन एलपीजी रिफॉर्म्स, अयोध्या इशू। ठीक है, एंड ऑफ कांग्रेस, ठीक है, एंड ऑफ कांग्रेस, राइज ऑफ कोलिशन। ठीक है, एंड स्टेट पार्टीज, राइज ऑफ स्टेट पार्टीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। ये वाला एक सेपरेट कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। कम्युनलिज्म क्या है, ठीक है, कम्युनलिज्म क्या होता है, सेपरेट जो एक पर्टिकुलर रिलीजन क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, दूसरे वाले को कह रहा है नो आवर रिलीजन इज सुप्रीम देन योर रिलीजन। एंड सेक्युलरिज्म इज टोटली ऑपोजिट, वहां पे सारे रिलीजन को क्या कर रहे हैं, इक्वली हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इस चैप्टर में से ये वाला क्वेश्चन, कम्युनलिज्म सेक्युलरिज्म वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एवरीवन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। KP classes dedicated to excellence.